नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास विभाग के साथ अहम बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने नवंबर में होने वाली 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। इस आयोजन में 5 लाख करोड़ से अधिक की निजी निवेश परियोजना का शुभारंभ होगा। सीएम ने कहा कि पिछले 8.5 सालों में 4 जीबीसी के जरिए 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनसे 60 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण में संवाद और समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की भूमि उनके लिए भावनात्मक और आर्थिक पूंजी है, इसलिए अधिग्रहण में उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए और उत्पीड़न की कोई शिकायत न आए। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर कहा कि हाल ही में जिन जीएसटी सुधारों की घोषणा की गई, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करने और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ये अब तक के टैक्स रिफॉर्म अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये प्रधानमंत्री मोदी का देशवासियों को दीपावली गिफ्ट भी है। और अब 22 सितंबर से लागू। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स यानी टैक्स रिबेट के बारे में जो चर्चा की थी और रिफॉर्म के बारे में जो चर्चा की थी, मात्र 20 दिन के अंदर उसके परिणाम प्राप्त हो गए और अब 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल ही में 3 सितंबर को जो अपनी 56वीं बैठक हुई है, उसमें इस पर पूरी चर्चा करने के उपरांत सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया है और जो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर लागू हो रहा है। मुख्य रूप से यह अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के प्रति को दीपावली का गिफ्ट भी है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर रिफॉर्म हो और एक कॉमन मैन के बारे में उसे विभिन्न सेक्टर में इतनी छूट मिले, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें साइकिल और बस। जब से जुड़े जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ है, इन पर अब केवल 5 जीएसटी के पहले जो अलग अलग इस टैक्सेस थे, सेस थे, न केवल उद्यमी और एक व्यापारी उसके कारण परेशान होता था, बल्कि आम उपभोक्ता पर भी और एक ईमानदार टैक्स पेयर पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता था। अनेक ऐसे क्षेत्र थे जिसमें वैट, सेल टैक्स और अन्य तमाम प्रकार के जो टैक्सेस थे, उनकी जो दर थी वह काफी बड़ी थी। अनेक प्रकार के सेस थे, कोई भी इंटीग्रेटेड फॉर्म टैक्स का नहीं था। जीएसटी ने इन सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो सेल टैक्स के थे, वैट के थे या फिर अलग अलग प्रकार के सेस थे, इन सबको
इंटीग्रेशन करके और टैक्स रिफॉर्म के लिए जो समय क्रांतिकारी कदम उठाया था, वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, परिणाम क्या था कि उस समय टैक्स को जितना सिंप्लीफाई किया गया था, उसका परिणाम था कि बड़े पैमाने पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बढ़ा और रजिस्ट्रेशन बढ़ने के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर का योगदान भी होता हुआ दिखाई दिया। 17 के बाद का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म टैक्स के क्षेत्र में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो टैक्स में जो रिफॉर्म सामने आया है, अब तक हम देखते थे कि 4 स्तरीय जो 4 लेयर की टैक्स की प्रणाली थी, 5%, 12%, 18% और 28%। इन 4 को अब कम करते हुए 2 श्रेणी टैक्स की रखी गई है, 5% को और 18% को। 12 और 28 के स्लैब को जीएसटी ने समाप्त कर दिया है। हां, कुछ सिन आइटम और लग्जरियस आइटम ऐसी हैं जिनमें 40% का जो जीएसटी है वह बना रहेगा। वह अलग एक व्यवस्था है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब केवल 5% और 18% का यह टैक्स ही, 2 स्लैब ही जीएसटी की मुख्यतः रहेंगे और जिनके माध्यम से यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी हर एक स्तर पर। यानी रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए, अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। इससे रोजमर्रा के खर्च में जो लोगों की पूंजी है उसमें बचत होगी, लेकिन साथ साथ लोगों की खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी, व्यक्ति ज्यादा खरीद सकता है। अन्नदाता किसानों के लिए देखेंगे, ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई के उपकरण, इन सब पर जो टैक्स है वह घटा करके 5% कर दिया गया है। खेती की लागत को कम करने और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि टारगेट करके कांग्रेस के काटे गए जो वोट काटे गए हैं वो लोकतंत्र की हत्या का सबूत है। उन्होंने कर्नाटक का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक में अलंद एक निर्वाचन क्षेत्र है, किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए, ये संख्या 6018 से कहीं ज़्यादा है। These were the cell phone numbers that were used to delete these people. These are not from Karnataka. These numbers are from different states. You can see here. So the question is, whose numbers are these?
How were they operated? Where were they operated from? Who generated the OTPs to disturb the process? Now, these are questions that arise out of this. Here's example 2, Suryakant. This gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. He filled 12 deletion forms in 14 minutes. I'd like you to meet him. He's here. That's one of the people. That's one. Namaskar bhi aiye. Babita Chaudhary is one of the votes that he is supposed to have deleted. Aiye bhaiya. He is supposed to have deleted. This is the gentleman. ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था. ये कर रहे थे. मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है. हालांकि मुझे मालूम नहीं. मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं. ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया. मथुरा में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने सीएम योगी के संभावित कार्यक्रम को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया. बता दें कि इस जगह पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 सितंबर को 2025 को शामिल होंगे. वहीं निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम में सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने और सुरक्षा के मद्देनज़र डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं. साथ ही रूट व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया. ये वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, जिसमें कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है. इसके लिए हम लोगों ने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है. इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों से समन्वय, आयोजकों से समन्वय स्थापित कर संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं. इसमें जो हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट है, उसमें जनपद के अतिरिक्त 22 जनपदों से प्राप्त पुलिस बल, पीएसी और अन्य ट्रैफिक का कंपोनेंट भी लगाया गया. एक वृहद ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें कि पार्किंग और डाइवर्जन इत्यादि की व्यवस्था की गई है. आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा. और अभी इसी संबंध में एक यहाँ बैठक हुई थी, जिसमें मेरे और डीएम साहब के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग ये आयोजन सकुशल संपन्न करेंगे. कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर 3 दिवसीय पहलगाम का दौरा किया. साथ ही वहां के लोगों से भी मुलाकात की. वहीं वापस लौटने के बाद कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वहां के दृश्यों और हालातों को साझा किया. सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम का दौरा किया है. धनबाद के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 12 अक्टूबर 2025 को पीएम मोदी के आह्वान पर संसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा, जो खेल भावना, स्वास्थ्य और एकता को बढ़ावा देगा. महोत्सव में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लगभग 20,000 प्रतिभागी शामिल होंगे. झारखंड में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह शामिल हुए. इस पोषण माह का मुख्य उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, बालिकाओं, गर्भवतियों और धात्री महिलाओं के बीच कुपोषण को दूर करना और लोगों को सही पोषण की जानकारी उपलब्ध कराना है. झारखंड में 20 सितंबर को कुर्मी और कुड़मी समाज का रेल टेका आंदोलन होने वाला है, जिसको आज अजसू पार्टी ने भी समर्थन दिया है. पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने इस आंदोलन में शामिल होने और अपना पूर्ण समर्थन की बात कही है.
तो लंबोदर महतो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपना समर्थन देने की बात की है। रेल रोको अभियान का आयोजन किया जाएगा। 20 सितंबर को कुर्मी और कुर्मी समाज का ये आंदोलन होने वाला है। अलीगढ़ में एसएसपी पद पर तैनात संजीव सुमन का तबादला हो गया। उनकी जगह नीरज कुमार जौदौन अलीगढ़ के नए पुलिस कप्तान होंगे। जल्द ही वे चार्ज संभालेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 18 सितंबर को 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। इनमें कुल 10 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल थे। बता दें कि अलीगढ़ के नए एसएसपी नीरज जादौन अलीगढ़ के गभाना और बन्ना देवी में एएसपी के साथ सीओ ट्रैफिक भी रह चुके हैं। फिरोजाबाद में राशन दुकान के आवंटन में मनमानी और फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए 50 से ज़्यादा ग्रामीणों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम से दोबारा आवंटन कराए जाने की मांग की। दरअसल ग्राम पंचायत नगला सूरज में संचालित राशन की दुकान 6 महीने से निलंबित है और इसे गांव चतुरपुरा से संबद्ध किया गया है। दुकान आवंटन कराने को लेकर 4 बार प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से मेडिकल हेल्पलाइन 104 घर बैठे ही लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। बता दें कि 104 नंबर डायल करके आप घर पर बैठकर डॉक्टर की सलाह लेकर मेडिकल गाइडेंस हासिल कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। 3 शिफ्ट में 165 लोगों की टीम इस पूरे व्यवस्था का संचालन करती है। स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार की मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 104 बहुत कारगर साबित हो रही है। 104 नंबर डायल करके आप घर बैठे डॉक्टर की सलाह से लेकर मेडिकल गाइडेंस तक सब कुछ पा सकते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सिर्फ बिल्डिंग ही बना देना बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। डॉक्टर, नर्सेस, दवा, हर चीज की उपलब्धता भी आवश्यक है। स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में एक नए कड़ी जोड़ने का प्रयास, एक नया अध्याय शुरू करने का प्रयास हो रहा है। 3 शिफ्ट में 165 लोगों की टीम इस पूरी व्यवस्था का संचालन करती है। इसमें डॉक्टर, एएनएम और काउंसलर की सेवा ली जा रही है। हर रोज करीब 1800 से 2000 लोगों की कॉल टेलीमेडिकल परामर्श के लिए आते हैं। मेडिकल हेल्पलाइन 104 के जरिए लगातार 24 घंटे डॉक्टरी सलाह के साथ काउंसलिंग और दूसरी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ये सेवा पूरी तरह से निशुल्क है। चिकित्सा सलाह से किसी को भी किसी भी तरह की सर्दी, खांसी, बुखार या किसी भी तरह का काउंसलिंग चाहिए, दवा के बारे में, स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो 24 घंटे 7 दिन यह ऑनलाइन खुली है। बस 104 पे आप कॉल कीजिए। 104 मेडिकल हेल्पलाइन झारखंड के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। डॉक्टर मिले ना मिले, आप वहां पे कॉल करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और आपको उसका तुरंत समाधान भी मिलता है। बहुत अच्छी सेवा लगी मुझे ये। चिकित्सीय सलाह, काउंसलिंग 104 हेल्थ हेल्पलाइन वेबसाइट, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने नई सुविधा के तहत 2 वे कम्युनिकेशन शुरू किया है। इस योजना के तहत लोगों की शिकायत का निपटारा 15 दिन के अंदर करने का लक्ष्य है। 104 मेडिकल हेल्पलाइन नंबर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है। देश भर में जहां 9 दिन का नवरात्रि उत्सव पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, वहीं झारखंड के लातेहार जिले में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ मां उग्रतारा नगर मंदिर में ये उत्सव 16 दिनों तक चलता है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। मानता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है। इस उत्सव के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। देश भर में पारंपरिक तौर पर जहां 9 दिन का नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है, वहीं झारखंड के लातेहार जिले में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ मां उग्रतारा नगर मंदिर में ये उत्सव 16 दिन तक चलता है, जिसकी तैयारियां जारी हैं। मान्यता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है। इस उत्सव के दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। दशहरा 16 दिवसीय जो है
ये परंपरा चली आ रही है। कहीं कहीं भारत में एक दो जगह और भी होता है, जैसे इधर है आपका दरभंगा जिला में कोई मंदिर है तारा का, वहाँ पर 16 दिवसीय होती है और यहाँ भी होती है। कहा जाता है कि भगवती जब दानवों से लड़ाई कर रहे थे तो उस समय निकले हैं आपका नवमी के बाद। प्रशासन ने नवरात्रि के दौरान भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। इस संबंध में हम लोगों ने मंदिर कमेटी के लोगों के साथ बैठक की है और जो अष्टमी, नवमी, दशमी को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, उस संबंध में हम लोगों ने सभी सुरक्षा व्यवस्था के सभी पहलुओं पे हम लोगों ने चर्चा की है और आवश्यकता के अनुसार हम लोग यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाएंगे। देश भर में 22 सितंबर से नवरात्रि उत्सव शुरू होगा।